हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट एग्जांपल ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम विच इज प्रॉब्लम नंबर 10 या सॉल्व एग्जांपल नंबर 10 या इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 10। तो आई होप आपने उसका शुरुआती वाला काम किया होगा, दैट इज ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया होगा। अगर किया है तो वेरी गुड, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक साथ। बट पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं आपका ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल मेरे साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो क्या कहा उन्होंने, मिस्टर राज कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो फिर से वही हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करके उनको देना है। तो पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो फर्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आपने पहले से ड्रॉ किया होगा। फिर सेकंड पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो अगर आपका फॉर्मेट रेडी है तो वेरी गुड। अगर फॉर्मेट रेडी है एंड अगर आपने ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट नहीं किया है तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करो। कैसे? तो सिंपल जो अवेलेबल टेबल के आइटम्स है उनको उठाओ, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पोस्ट करो एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पोस्ट करो एंड फाइंड आउट करो कि आपका ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है। तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, फाइंड आउट करो ओपनिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है। अगर पहले से ही फाइंड आउट किया तो वेरी गुड, आगे का हिस्सा प्ले करके देखो कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। राइट, चलो तो फटाफट पॉज द वीडियो। चलो, तो आपने अगर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया है तो आपका ओपनिंग कैपिटल आना चाहिए एज 61,000 रुपीज एंड क्लोजिंग कैपिटल आना चाहिए एज 98,500। तो अगर ये दोनों आंसर आपके सेम है तो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कि अब ओपनिंग कैपिटल तो मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल को उठाएंगे एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फर्स्ट लाइन पर लिखेंगे। तो मैं आ रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज नथिंग बट कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 98,500, उसको उठाओ एंड क्लोजिंग कैपिटल के सामने लिखो रुपीज 98,500। सिंपल। तो क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब इमीडिएटली फटाफट हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो अगेन जो एडजस्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है इनमें चेक करो ड्राइंग्स है क्या। तो मैं आपको एडजस्टमेंट यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो जिसमें मैंने वेरी क्लियरली कहा है कि राज ने 2,000 रुपये बिजनेस से निकाले फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। तो वेरी क्लियरली कहा है कि राज जो बिजनेसमैन है उसने बिजनेस से पैसे निकाले एंड पर्सनल रीजन के लिए पर्सनल खर्चे किए। डॉटर्स मैरिज इज नॉट बिजनेस का खर्चा, तो उसने बिजनेस के पैसों में से डॉटर मैरिज के लिए पैसे खर्च किए, तो ये बन जाएगा पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस इज नथिंग बट ड्राइंग्स। तो हाउ मच इज ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर राज, दैट इज रुपीज 2,000। तो इस ड्राइंग्स को उठाओ, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर के सामने लिखो रुपीज 2,000। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 2,000। इस 2,000 को हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे, तो हमें नीचे आंसर मिलेगा एज 1,05,000। अब इमीडिएटली इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एज एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। फॉर्मूला वही है, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल। तो फिर से अवेलेबल एडजस्टमेंट में चेक करो कि इज देयर एनी एडिशनल कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन। तो आंसर इज यस, एडजस्टमेंट
2 में उन्होंने कहा है ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ₹6,000 इन द बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो वेरी क्लियरली कहा है एडिशनल कैपिटल इज ₹6,000, तो इस 6,000 को उठाओ, एडिशनल कैपिटल के सामने लिखो ₹6,000 एंड इमीडिएटली 6,000 को ऊपर के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करो, आपको नीचे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा एज 94,500। तो ये सिंपल है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब फटाफट इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो मैं लिख रहा हूँ लेस ओपनिंग कैपिटल। तो हाउ मच इज ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आपने कैलकुलेट किया है 61,000, उसको उठाओ, ओपनिंग कैपिटल के सामने लिखो ₹61,000। तो ओपनिंग कैपिटल 61,000 लिख लिया, उसे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिलेगा जो कि आ रहा है ₹33,500 प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिल गया ₹33,500, सिंपल। अब प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिलने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि अभी भी हमारे पास कौन सी एडजस्टमेंट पेंडिंग है, एंड उन एडजस्टमेंट में से कौन सी एडजस्टमेंट इनकम वाली एडजस्टमेंट है एंड कौन सी एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस या लॉस वाली एडजस्टमेंट है। तो बची हुई एडजस्टमेंट में देखो अभी भी 3 से लेके 11 तक इतनी एडजस्टमेंट्स पेंडिंग है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट यू हैव ऑलरेडी कंसीडर एज एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो फर्स्ट एंड सेकंड एडजस्टमेंट को इग्नोर करो। थर्ड एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है एडिशंस टू द मशीनरी वेर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो इस साल आपने मशीनरी में कुछ नई मशीनरी परचेस की है जो कि 1 अक्टूबर 2018 के दिन खरीदी है। तो जब हम मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वी नीड टू कंसीडर ओल्ड मशीनरी कितना है, नया मशीनरी कितना है, एंड नए मशीनरी पर हम क्या करेंगे, अक्टूबर 18 से लेके मार्च 19 जो ईयर एंड है उस पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो एडजस्टमेंट 3 का बस मतलब इतना ही है कि मशीनरी में से आपको ओल्ड मशीनरी न्यू मशीनरी सेपरेट करके डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने कहा है बैड डेप्स 2000 मेंटेन करो एंड आरडीडी 5% मेंटेन करो। तो एडजस्टमेंट 4 इज बैड डेप्स एंड आरडीडी, तो ये दोनों हमारे लिए नुकसान है। एडजस्टमेंट 3 का वैसे कुछ मतलब नहीं बनता है, बट एडजस्टमेंट 4 इज लॉस ऑफ अ बिजनेस। एडजस्टमेंट 5 में उन्होंने कहा है स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, स्टॉक इज व्हाट, ओवर वैल्यूड। तो स्टॉक को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा है तो उसे कम करो। स्टॉक इज आर एसेट, तो एसेट कम होने पर बिजनेस का होगा नुकसान, यस और नो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक ज्यादा है तो उसे रिड्यूस करो, तो स्टॉक को रिड्यूस करने पर होगा बिजनेस का नुकसान। तो एडजस्टमेंट 5 में बिजनेस के लिए नुकसान है। फिर एडजस्टमेंट 6 में उन्होंने कहा है क्रेडिटर्स वेर अंडर वैल्यूड, क्रेडिटर्स आर अंडर, अंडर मतलब कम है, तो क्रेडिटर्स को इंक्रीज करो। तो क्रेडिटर्स को बढ़ाने पर बिजनेस का फिर से होगा नुकसान, क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए बन जाएगा नुकसान। तो क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड का मतलब है कि क्रेडिटर्स को इंक्रीज करो, क्रेडिटर जितना होना चाहिए उससे कम है तो क्रेडिटर्स को इंक्रीज करो, क्रेडिटर्स को इंक्रीज करने पर बिजनेस का हो जाएगा नुकसान। तो एडजस्टमेंट 4, 5, 6 ये तीनों बिजनेस के लिए लॉसेस है। फिर एडजस्टमेंट 7 में उन्होंने कहा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड वेर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 18। तो अगर आप टेबल में देखोगे तो उन्होंने कहा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट, कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट किए अक्टूबर 18 में, तो अक्टूबर 18 से लेके मार्च 19 जो आपका ईयर एंड है, तो अक्टूबर 18 टिल मार्च 19 जितने महीने बनते हैं उतने महीने का हमें इस गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट बॉन्ड पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड पर आप कैलकुलेट करोगे वो बिजनेस के लिए फायदा है या नुकसान है। तो आंसर इज गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए फायदा है। कैसे फायदा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड आपके इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलने पर बिजनेस का हो जाएगा फायदा। तो एडजस्टमेंट 7 इज अ प्रॉफिट फॉर बिजनेस। तो टू समराइज, एडजस्टमेंट 4 इज लॉस, एडजस्टमेंट 5 इज लॉस, एडजस्टमेंट 6 इज लॉस, एडजस्टमेंट 7 इज गेन फॉर द बिजनेस। फिर एडजस्टमेंट 8 में कहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एडजस्टमेंट 8 में क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अगेन गेन फॉर बिजनेस। बहुत बार पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट इज अ गेन ऑफ अ बिजनेस। तो एडजस्टमेंट 7 एंड एडजस्टमेंट 8 ये दोनों भी बिजनेस के लिए फायदे वाली एडजस्टमेंट है। फिर एडजस्टमेंट 9 में कहा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस। फिर एडजस्टमेंट 10 में कहा है डेप्रिसिएट फर्नीचर, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। डेप्रिसिएट मशीनरी, एडजस्टमेंट 11 में कहा है डेप्रिसिएट मशीनरी, तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस। तो 3 से लेके 11 तक जितनी भी एडजस्टमेंट है उसमें से समरी ये निकल रही है कि 7 and 8 एडजस्टमेंट आर इनकम फॉर अस। एडजस्टमेंट 7 एंड एडजस्टमेंट 8 आर इनकम गेन ऑफ अ बिजनेस। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड जो बाकी की बची हुई एडजस्टमेंट है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है बिजनेस के लिए, तो इनको बाद में सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एडजस्टमेंट नंबर 7 को सॉल्व करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10% गवर्नमेंट बॉन्ड वेर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 18। तो ये जो एडजस्टमेंट 7 है ये हमारे लिए इनकम है, गेन है, तो इसे हमारे प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में मैं इनकम एंड गेन्स के नीचे लिखूंगा। तो पहले मैं अपना स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एड इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर। इनकम एंड गेन्स के अंडर दो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 7 एंड एडजस्टमेंट 8। पहले हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट 7, जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड आपने अक्टूबर 2018 को परचेस किए। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे पास कितने रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड है। तो हमारा टेबल देखो, उसमें क्लियर लिखा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 20,000। साल की शुरुआत में गवर्नमेंट बॉन्ड थे ही नहीं, क्योंकि अपने अभी अक्टूबर 18 में खरीदे हैं। कितने के खरीदे हैं, 20,000 के। तो सिंपल इस गवर्नमेंट बॉन्ड पर हमें अक्टूबर 18 से लेके मार्च 19 कहाँ से आया, तो जिस दिन के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना रहे हैं उसकी डेट देखो 31 मार्च 2019। तो अक्टूबर 18 टू मार्च 19 इस पीरियड के लिए हमें इस गवर्नमेंट बॉन्ड पर इंटरेस्ट ड्यू है या इंटरेस्ट अक्रूड है या इंटरेस्ट आना बाकी है। तो वही मैं आपको यहाँ पर नोट दे रहा हूँ कि दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बॉन्ड्स फॉर अ पीरियड 1 अक्टूबर 18 to 31 March 19. Interest accrued on bonds for a period October 18 to March 19, which is nothing but a period of 6 months. तो nothing but मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड पर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो आई नीड टू कैलकुलेट, गवर्नमेंट बॉन्ड है 20,000 के, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, क्योंकि उन्होंने कहा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो इन गवर्नमेंट बॉन्ड पर मुझे 10% से इंटरेस्ट मिलेगा। कितने महीने के लिए मिलेगा, 6 महीने के लिए। तो मेरा कैलकुलेशन बनेगा 20,000 के बॉन्ड्स इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स, नथिंग बट ₹1,000। 20,000 की गवर्नमेंट बॉन्ड पर 10% से 6 महीने के लिए इंटरेस्ट बनता है 1,000 रुपया। तो ये 1,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज माई प्रॉफिट, इज माई गेन। तो इसको उठा के मैं इनकम एंड गेन्स के नीचे लिखूंगा एज पहला आइटम इंटरेस्ट ड्यू ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड ₹1,000, या सिंपली इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड ₹1,000। ये क्लियर है कि गवर्नमेंट बॉन्ड पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो ये मेरे लिए फायदा है, गेन है, तो उसको मैंने इनकम एंड गेन्स के नीचे लिख लिया। तो एडजस्टमेंट 7 हो गया। अब अगला फायदे वाला एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट 8, जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्राइंग्स पर 10% से इंटरेस्ट चार्ज करो। तो हाउ मच इज माय ड्राइंग्स, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट में कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 2,000। तो 2,000 रुपए के ड्राइंग्स पर मुझे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। बट फिर से लॉजिक वही कि जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ऑन ड्राइंग्स तो यू हैव टू चार्ज इट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट अवेलेबल नहीं है। तो जो 2,000 रुपए के ड्राइंग्स है उस पर मुझे 10% से इंटरेस्ट चार्ज करना है, बट कंपलसरी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। या आपको खुद से याद रखना है कि जब भी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आएगा तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और आपको क्लिक होना चाहिए कि यस ड्राइंग्स है तो मुझे ड्राइंग्स पर केवल 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है, क्योंकि ड्राइंग्स की एग्जैक्टली डेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरे 2,000 रुपए के ड्राइंग्स है, उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, बट कंपलसरी फॉर 6 मंथ्स। तो मेरा ड्राइंग्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखेगा एज 2,000 के ड्राइंग्स पर 10% से इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स इज ₹100। 2,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 इज ₹100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ₹100 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अगेन गेन फॉर बिजनेस। तो इस गेन को उठा के हम इनकम एंड गेन्स के नीचे लिखेंगे एज सेकंड स्टेटमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹100। सिंपल, इजी, क्लियर। तो हमने एडजस्टमेंट 7 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट 8 के हिसाब से कैलकुलेट किया। ये दो ही एडजस्टमेंट क्वेश्चन में थी जिसकी वजह से फायदा हो रहा था। अब इन दोनों फायदे को ऐड करो, आउटर कॉलम में लेके जाओ एज टोटल ₹1,100। तो टोटल फायदा एडजस्टमेंट की वजह से हमें हो रहा है 1,100 का। तो एडजस्टमेंट 7 और 8 हो गया। अब बचे हुई एडजस्टमेंट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बची हुई एडजस्टमेंट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बट हमें यह पता है कि बची हुई एडजस्टमेंट आर एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। तो उन्हें सॉल्व करने से पहले मैं अपने स्टेटमेंट में लिख रहा हूं लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। अब कौन से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो मैंने आपको कहा है एडजस्टमेंट 3, एडजस्टमेंट 4, एडजस्टमेंट 5, एडजस्टमेंट 6, एडजस्टमेंट 9, 10 एंड 11, ये सारे लॉसेस है। तो इसे हमें एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद एडजस्टमेंट नंबर 4, जिसमें उन्होंने कहा है बैड डेब्ट्स ₹2,000 एंड मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो सिंपल, आपको डेटर्स में से 2,000 रुपए बैड डेब्ट्स के लिए सब्ट्रैक्ट करने हैं और फिर जो डेटर्स बचेंगे उस पर आपको 5% RDD प्रोवाइड
प्रोवाइड करनी है। तो मेरे पास डेटर्स अवेलेबल कितने हैं, तो मेरे पास टोटल 50,000 रुपए के क्लोजिंग डेटर्स अवेलेबल है। हमेशा बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी हम क्लोजिंग डेटर्स पर कैलकुलेट करते हैं। तो 50,000 के डेटर्स में से मैं पहले क्या करूंगा, बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर जो वैल्यू बचेगी उस पर आरडीडी प्रोवाइड करूंगा। तो एक छोटा सा वर्किंग हम कर रहे हैं कि मेरे पास डेटर्स अवेलेबल है 50,000, उसमें से बैड डेब्ट्स 2,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके नीचे डेटर्स बचेंगे 48,000। तो मुझे 48,000 को खर्चे में नहीं लिखना है, मुझे बैड डेब्ट्स को खर्चे में लिखना है। तो बैड डेब्ट्स की वजह से मेरा नुकसान कितना हो रहा है, 2,000। तो उस 2,000 के बैड डेब्ट्स को उठा के मैं खर्चे में लिख रहा हूँ एज बैड डेब्ट्स ₹2,000 कि 2,000 रुपये मेरा बैड डेब्ट्स की वजह से नुकसान हुआ। अब इसी एडजस्टमेंट में आगे कहा है कि आरडीडी प्रोवाइड करो 5% ऑन डेटर्स। तो मेरे पास डेटर्स अवेलेबल कितने हैं, तो मेरे पास 48,000 रुपीज के डेटर्स अवेलेबल है एंड एज पर एडजस्टमेंट इन 48,000 के डेटर्स पर मुझे 5% दैट इज 5% आरडीडी प्रोवाइड करना है। तो सिंपली 48,000 का 5% कैलकुलेट करो। तो अगर आप 48,000 का 5% कैलकुलेट करोगे तो आपको आरडीडी का कैलकुलेशन मिल रहा है एज 2,400 कि मेरे पास आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ बैड डेब्ट्स 48,000 के डेटर्स बचे। इन 48,000 के डेटर्स पर मुझे 5% आरडीडी यानी कि 2,400 आरडीडी के लिए प्रोविजन बनानी है। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं लेस आरडीडी 2,400। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ आरडीडी मेरे डेटर्स बचे 45,600। तो अब मुझे खर्चे में हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंसेस में कौन सी अमाउंट लिखनी है, तो मुझे आरडीडी एक्सपेंसेस की अमाउंट लिखनी है। तो एज पर आर कैलकुलेशन हमें आरडीडी एक्सपेंस की अमाउंट मिली 2,400। तो इस 2,400 को उठा के मैं खर्चे में लिखूंगा एज सेकंड आइटम एज आरडीडी दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹2,400। इज दिस क्लियर? तो एज पर एडजस्टमेंट 4 हमने पहले डेटर्स से बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट किया, बैड डेब्ट्स को खर्च में लिखा, फिर बचे हुए डेटर्स पर मैंने 5% आरडीडी कैलकुलेट की एंड इस आरडीडी को मैंने एक्सपेंसेस में लिख लिया। तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं ऑन नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच इज एडजस्टमेंट 5 जिसमें मैंने कहा है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो हमने क्या कहा है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक अवेलेबल है। तो जो टेबल है उसमें देखो स्टॉक जो क्लोजिंग वैल्यू है दैट इज 60,000। अगेन जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे तो आपको कैलकुलेशंस हमेशा क्लोजिंग अमाउंट्स पर करने हैं। आप हमेशा एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो जो कुछ भी आप वैल्यूज कंसीडर करोगे फॉर डेटर्स हो या चाहे स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हो या कोई दूसरा एसेट ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो या कोई लायबिलिटी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हो, तो कौन सी अमाउंट कंसीडर करनी है, हमेशा क्लोजिंग वैल्यू, साल के एंड वाली वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। तो यहां पर उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो स्टॉक की कौन सी वैल्यू, तो स्टॉक की जो साल के एंड वाली वैल्यू है दैट इज 60,000 इज ओवर वैल्यूड। तो हमें ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज दिया है तो हमें ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी बाय यूज ऑफ फॉर्मूला। तो ओवर वैल्यूएशन का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ओवर वैल्यूएशन अमाउंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू इनटू ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज। पहले ही पढ़ा हुआ है हमने कि ओवर वैल्यूएशन अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट आपको मिलेगी एज बुक वैल्यू इनटू ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज। तो व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक की बुक वैल्यू इज 60,000 एंड व्हाट इज द ओवर वैल्यूएशन ऑफ परसेंटेज, तो एज पर एडजस्टमेंट 5 ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज इज 20%। तो हमारे पास बुक वैल्यू अवेलेबल है, हमारे पास परसेंटेज अवेलेबल है दैट इज ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज अवेलेबल है विच इज 20%। तो इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में इंसर्ट करो और कैलकुलेशन करो, आपको ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट मिल जाएगी। तो बुक वैल्यू 60,000, तो मैं पहले बुक वैल्यू लिख रहा हूँ 60,000 मल्टीप्लाइड बाय ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20। तो एज पर फॉर्मूला मैंने सारी वैल्यूज उसमें लिख ली। अब इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 60,000 इंटू 20 अपॉन 120। फर्दर कैलकुलेशन करने पर आपको फाइनल आंसर मिलेगा एज ₹10,000। तो नथिंग बट आपके जो स्टॉक है वो 10,000 से ओवर वैल्यूड है। तो हमने एज पर द कैलकुलेशन, एज पर द यूज ऑफ फॉर्मूला हमने क्या किया, स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट कैलकुलेट की विच इज नथिंग बट 10,000। तो हमें स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन का अमाउंट मिला 10,000। तो हमें स्टॉक को क्या करना है, तो हमें स्टॉक को रिड्यूस करना है। क्यों रिड्यूस करना है, क्योंकि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है तो स्टॉक को रिड्यूस करो। ओवर वैल्यूड है तो उसे कम करो। तो हमें स्टॉक को कितने रुपयों से कम करना है, तो हमें स्टॉक को 10,000 रुपए से कम करना है। अगर हम स्टॉक को रिड्यूस
रिड्यूस करते हैं, स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है, तो हमारे लिए बन जाएगा एक्सपेंस। स्टॉक इज आर एसेट, एसेट को अगर रिड्यूस करोगे तो हमारे लिए कहलाएगा खर्चा। तो जो 10,000 रुपये हमारे लिए खर्चा है उसे उठा के मैं एक्सपेंसेस में लिखूंगा। क्यों खर्चा है? तो इट इज वेरी सिंपल, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, यानी कि स्टॉक जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो स्टॉक को रिड्यूस करो। कितने से रिड्यूस करो? 10,000 से रिड्यूस करो। तो अगर स्टॉक को मैं रिड्यूस करता हूं तो हमारे लिए बन जाएगा एक्सपेंसेस। तो अगर स्टॉक रिड्यूस होगा तो हमारे लिए बन जाएगा खर्चा, और उस खर्चे को हम एक्सपेंसेस में लिखेंगे एज तीसरा आइटम। आगे मैं लिखूंगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹10,000, कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, तो स्टॉक को मैं 10,000 से रिड्यूस कर रहा हूं। स्टॉक को रिड्यूस करने पर हमारे लिए बन गया खर्चा, खर्चे को मैंने एक्सपेंसेस के अंडर लिख लिया, दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर के अंडर लिख लिया। ये क्लियर है? तो एज पर एडजस्टमेंट 5 उन्होंने कहा था स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो उस परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया इनटू ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट, एंड उस ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट को एज अ खर्चा हमने एक्सपेंसेस में लिख लिया। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 5 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6, जिसमें उन्होंने कहा है क्रेडिटर्स वेर अंडर वैल्यूड बाय 20%। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो अगेन हमारे पास क्रेडिटर्स है कितने? तो क्वेश्चन में चेक करो, हमारे पास क्रेडिटर्स की क्लोजिंग वैल्यू 60,000। तो फिर से वही मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो यू हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑन द क्लोजिंग वैल्यूज, नॉट ऑन द ओपनिंग वैल्यूज। तो हमारे पास क्रेडिटर्स की क्लोजिंग वैल्यू 60,000। अब ये 60,000 क्या है? ये 60,000 अंडर वैल्यूड है, तो हमें 60,000 की अंडर वैल्यूएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन में कहा है कि क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड, एडजस्टमेंट में कहा है कि क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड, तो अंडर वैल्यूएशन का परसेंटेज दिया है, उस परसेंटेज को हमें अंडर वैल्यूएशन की अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फिर से हम अंडर वैल्यूएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अंडर वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या कहता है? तो अंडर वैल्यूएशन अमाउंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू इनटू अंडर वैल्यूएशन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन का परसेंटेज। तो अंडर वैल्यूएशन के अमाउंट को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय अंडर वैल्यूएशन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन का परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला आपने पहले से लर्न किया होगा, तो फॉर्मूला क्लियर है। अब मुझे बस इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो बुक वैल्यू इज नथिंग बट 60,000, अंडर वैल्यूएशन का परसेंटेज एडजस्टमेंट 6 में कहा है 20%। बस उन वैल्यूज को फॉर्मूला में लिखो कि बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज 60,000 मल्टीप्लाइड बाय अंडर वैल्यूएशन परसेंटेज 20%, तो मैं लिख रहा हूँ 20 अपॉन 100 माइनस 20। फर्दर सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 60,000 इंटू 20/80। तो 60,000 इंटू 20/80 को फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा एज ₹15,000। सो नथिंग बट आर क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड बाय 15,000, मतलब क्रेडिटर्स जितने होने चाहिए उससे कम है। कितने से कम है? 15,000 से कम है। तो फिर क्रेडिटर्स को 15,000 से इंक्रीज करो। क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड, तो आई नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। तो अगर आप क्रेडिटर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो इससे बिजनेस का हो जाएगा नुकसान। कैसे नुकसान? तो क्रेडिटर्स इज आर लायबिलिटी, यस और नो? क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिन्हें हमें पैसा देना बाकी है, तो देना बाकी इज नथिंग बट माय लायबिलिटी। तो अगर आप क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, आपका कर्जा इंक्रीज होगा। तो कर्जा इंक्रीज होने पर हमारे लिए क्या बन जाएगा? नुकसान। लायबिलिटी बढ़ेगी, देना बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारे लिए नुकसान। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इट इज लॉस ऑफ अ बिजनेस, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो इट इज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। कि कर्जा कम हुआ, मुझे जो पैसा देना था अब कम देना है, तो मेरे लिए फायदा है। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहा है कि मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इट बिकेम बिजनेस का नुकसान। तो इसलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स की अमाउंट हमें लिखनी पड़ेगी इन द एक्सपेंसेस, कि क्रेडिटर्स जितने होने चाहिए उससे कम है, अंडर वैल्यूड है, तो क्रेडिटर्स को इंक्रीज करो। क्रेडिटर्स को इंक्रीज करने पर बिजनेस का हो जाएगा नुकसान। तो क्रेडिटर्स को हम कितने से इंक्रीज करने वाले हैं? 15,000 से, क्योंकि क्रेडिटर्स 15,000 से अंडर वैल्यूड है, 20% से अंडर वैल्यूड है, मतलब नथिंग बट 15,000 से अंडर वैल्यूड है, जो हमने फॉर्मूला यूज करके अमाउंट कैलकुलेट की। तो क्रेडिटर्स को 15,000 से इंक्रीज करो। तो क्रेडिटर्स को अगर आप 15,000 से इंक्रीज करोगे तो 15,000 हमारे लिए बन जाएगा नुकसान, एक्सपेंस। तो इस 15,000 को उठा के मैं एक्सपेंसेस में लिखूंगा एज फोर्थ एंट्री, जिसमें लिखूंगा मैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स ₹15,000। सिंपल। तो चौथा एंट्री आ गया अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स
15,000 एज पर एडजस्टमेंट 6। तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट 6 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 9। 7 एंड 8 ऑलरेडी हमने सॉल्व किए अंडर इनकम्स, कि हमने गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसे इनकम्स में लिख लिया। एडजस्टमेंट 8 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिया, उसे इनकम्स में लिख लिया। अब बचता है एडजस्टमेंट 9 जिसमें ने कहा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। तो जब भी आप कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो हमेशा एक छोटी सी वर्किंग नोट किया करो, जिसमें हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखाएंगे प्लस उसमें एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, एंड दोनों मिला के आपका हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट है वही आपका फाइनल आंसर बनेगा, राइट। तो देखते हैं कि यहां पर हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो हमेशा क्या याद रखोगे कि जब भी आप कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड ऑल्सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। तो इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, आप भी अपने अपने नोटबुक में वर्किंग नोट करो, जो कि इस प्रकार है कि मैं कैलकुलेशन में दो हिस्से बना रहा हूं। एक बना रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, उसका कैलकुलेशन अलग दिखाऊंगा। फिर मैं दिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, जो आपने एडिशनल कैपिटल लाया उसका कैलकुलेशन अलग दिखाऊंगा, एंड दोनों के आंसर्स को मैं ऐड करके हमारा फाइनल आंसर लिखूंगा, राइट। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो मुझे पता होना चाहिए कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है कितना। तो जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है उसी में देखो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है 61,000। तो मैं 61,000 पर स्ट्रेट अवे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि एडजस्टमेंट 9 में कहा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। तो जो मेरा ओपनिंग कैपिटल 61,000 उस पर स्ट्रेट अवे में क्या करूंगा, 10% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा 61,000 इंटू 10%, नथिंग बट 6,100। तो ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना काफी आसान है। ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट है 61,000, उस पर 10% मैंने कैलकुलेट किया, मुझे आंसर मिला 6,100। अब उसी प्रकार मुझे एडिशनल कैपिटल पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट आई नीड टू चेक कि हमारे पास एडिशनल कैपिटल है कितना। तो फिर से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में देखो हमारे पास एडिशनल कैपिटल अवेलेबल है 6,000। ये ऑलरेडी ने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने इस साल बिजनेस में 6,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लाया, तो एडिशनल कैपिटल की अमाउंट इज 6,000। अब इस 6,000 पर मुझे फिर से कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 10%। बट मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है कि जब भी एडिशनल कैपिटल पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वी नीड टू नो कि जो एडिशनल कैपिटल आपने बिजनेस में लाया है ये कौन से डेट पर लाया है, और उस दिन से लेके 31 मार्च 2000 जब आपका ईयर एंड होगा, दैट इज 31 मार्च 2019, उस दिन तक का ही आपको इंटरेस्ट इस एडिशनल कैपिटल पर देना है। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो वी नीड टू नो कि एडिशनल कैपिटल कौन से दिन आप बिजनेस में लेके आए। तो एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन ने आपको एडजस्टमेंट 2 में दी है, जिसमें उन्होंने कहा है इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 6,000 इन द बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो जब मैं एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 1 अक्टूबर 18 से लेके 31 मार्च 2019 तक का जो पीरियड बनता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मेरा एडिशनल कैपिटल है कितना, 6,000। उस पर मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज करना है, 10%। तो मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि मेरा एडिशनल कैपिटल है 6,000, उस पर 10% मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन मुझे बस उतने ही पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जितना पीरियड एडिशनल कैपिटल ला के हो गया है। दैट इज नथिंग बट 1 अक्टूबर 18 को मैंने बिजनेस में कैपिटल लाया, दैट इज एडिशनल कैपिटल लाया, तब से लेके आज की डेट दैट इज ईयर एंड की डेट इज 31 मार्च 19। तो आई नीड टू कैलकुलेट ये कितने पीरियड हुए। तो इट इज इजी, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च इज ऑलवेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो वही मैंने आपको यहाँ पर नोट दिखाई कि 1 अक्टूबर 18 टू 31 मार्च 19 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कि अक्टूबर 18 को मैंने कैपिटल लाया, एडिशनल कैपिटल लाया, उस दिन से लेके ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 19, तो ये पीरियड बनता है 6 महीने। तो एडिशनल कैपिटल पर मुझे 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 6,000 का 10% आई नीड टू कैलकुलेट इट फॉर 6 मंथ्स। तो मैं आगे लिख रहा हूँ इंटू 6/12। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 6,000 का आपका एडिशनल कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एंड इसमें से मुझे केवल 6 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा एज ₹300। तो एडिशनल कैपिटल पर यू हैव टू चार्ज ₹300 एज इंटरेस्ट। तो ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला 6,100, एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला 300, तो मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा 6,400। तो एज पर एडजस्टमेंट 9 हमें कैपिटल पर टोटल ₹6,400 इंटरेस्ट देना है या चार्ज करना है।
अब जब आप इंटरेस्ट देते हो कैपिटल पर तो ये बिजनेस का हो जाता है नुकसान, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड अंडर एक्सपेंसेस। तो 6400 को उठा के मैं एक्सपेंसेस के अंडर फिफ्थ एंट्री कर रहा हूँ एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹6400 कि एज पर एडजस्टमेंट 9 उन्होंने कहा था कि कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो मैंने वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड करके मैंने टोटल इंटरेस्ट खर्चे में लिख लिया। तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच इज एडजस्टमेंट नंबर 10, जिसमें ने कहा है फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करो। तो वेरी सिंपल, हमें फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करना है। तो चेक करो हमारे पास फर्नीचर है कितना, 12,000। साल के शुरुआत में भी 12,000 था, साल के एंड में भी 12,000 है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साल के शुरुआत में भी 12,000 का फर्नीचर है, साल के एंड में भी 12,000 का फर्नीचर है। मतलब फर्नीचर की वैल्यू थ्रू आउट द ईयर इज कांस्टेंट ₹12,000। ना ही हमने फर्नीचर में कुछ नया फर्नीचर ऐड किया, ना ही कुछ पुराना फर्नीचर बेचा। तो 12,000 फर्नीचर इज कांस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर टिल द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं स्ट्रेट अवे 12,000 पर 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो 12,000 का 10% बन जाएगा ₹1,200। तो मुझे फर्नीचर को 1,200 रुपीज से डेप्रिसिएट करना है। अगेन डेप्रिसिएशन इज एज यूजुअल हमारे लिए एक्सपेंस, तो इस डेप्रिसिएशन को उठा के मैं खर्चे में लिखूंगा एज सिक्स्थ एंट्री डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1,200। सिंपल कि मैंने फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, उसे खर्चे में लिख लिया। दिस इज वेरी सिंपल एडजस्टमेंट नंबर 10। अब चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 11, जिसमें मैंने कहा है मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट करो। तो ठीक है, हमारे पास मशीनरी अवेलेबल कितने की है, तो चेक करो। साल के शुरुआत में 30,000 की मशीनरी अवेलेबल थी, साल के एंड में 50,000 रुपीज की मशीनरी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि मशीनरी हैज इंक्रीज्ड। साल की शुरुआत में 30,000 की मशीन थी, वो बढ़ के साल के एंड में 50,000 की हो गई। मतलब यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि मशीनरी हैज इंक्रीज्ड बाय 20,000। 30,000 की मशीनरी इंक्रीज्ड टू 50,000, 30,000 की मशीनरी 50,000 हो गई। कैसे, तो आपने 20,000 की मशीनरी इस साल परचेज की। ये क्लियर है कि हमें वैल्यूज देख के ही पता चल रहा है कि मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि आपने इस साल नया मशीनरी परचेस किया। तो मुझे पता होना चाहिए कि नया मशीनरी मैंने कब परचेस किया। तो उन्होंने आपको एडजस्टमेंट 3 में ये बताया हुआ है कि एडिशंस टू द मशीनरी वेर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। वेरी क्लियरली उन्होंने एडजस्टमेंट 3 में कहा है कि आपने जो नई मशीनरी परचेस की वो आपने 1 अक्टूबर 2018 को परचेस की। तो जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे मशीनरी पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुराना मशीनरी यानी कि साल के शुरुआत वाला मशीनरी, उस पर अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, एंड जो एडिशनल मशीनरी है उस पर हमें अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फॉर दैट पीरियड, जितना पीरियड आपने इस साल नया मशीनरी यूज किया। ये क्लियर है। तो इसके लिए फिर से हम एक छोटी सी वर्किंग नोट करेंगे। जो वर्किंग नोट इस प्रकार दिखेगी कि मेरे पास टोटल मशीनरी अवेलेबल है 50,000, उसमें से 30,000 की पुरानी मशीन है एंड 20,000 की नई मशीनरी है। ये हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ एडजस्टमेंट है कि नई मशीनरी पुरानी मशीनरी। सिंपल, मेरे पास दो वैल्यूज है मशीनरी की, तो 30,000 को मैं लिख रहा हूँ एज ओल्ड मशीनरी, 50,000 को मैं लिख रहा हूँ एज अ टोटल मशीनरी जो साल के एंड में अवेलेबल है। आउट ऑफ 50,000, 30,000 की मशीनरी मेरे पास साल के शुरुआत में ही थी, तो 50 में से 30 साल की शुरुआत में थी, तो आपने इस साल कितने की मशीन ऐड की, तो न्यू मशीनरी ऑटोमेटिकली बन गई 20,000। ये कब परचेस की है, तो एज पर एडजस्टमेंट 3 हमने ये परचेस की ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो ये ब्रेकअप क्लियर है, ओल्ड मशीनरी न्यू मशीनरी। अब मैं क्या करूंगा, ओल्ड मशीनरी को पहले 10% से डेप्रिसिएट करूंगा, तो 30,000 का 10% इज नथिंग बट ₹3,000। सिंपल, ओल्ड मशीनरी पर मुझे 3,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब मुझे नए मशीनरी पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन नई मशीनरी अभी आपने साल के बीच में 1 अक्टूबर 2018 को परचेस की, तो 1 अक्टूबर 18 से लेके 31 मार्च 2019 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो मुझे 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज करना है कि 1 अक्टूबर 18 टू 31 मार्च 19 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो नए मशीनरी पर मुझे केवल 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मेरी नई मशीनरी है 20,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, तो 20,000 पर 10% मुझे चार्ज करना है फॉर 6 मंथ्स। तो कैलकुलेशन इस प्रकार से दिखेगा कि 20,000 की मशीनरी पर मुझे 10% से 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट बन जाएगा ₹1,000। तो नए मशीनरी पर मुझे केवल 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करना है।
तो एक तरफ ओल्ड मशीनरी पर मुझे 4000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एंड ऑन ओल्ड मशीनरी मुझे 1000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो नथिंग बट टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मुझे चार्ज करना है रुपीज 4000। 3000 ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन प्लस 1000 न्यू मशीनरी का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी इज 4000 रुपीज। अगेन डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है, तो इन दोनों को ऐड करके मैं खर्चे में 7वीं एंट्री लिख रहा हूं एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 4000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 4000। 4000 कैसे? तो ओल्ड मशीनरी का 3000 प्लस न्यू मशीनरी का 1000 दोनों मिला के 4000 मुझे खर्चे में लिखना है कि इस साल मशीनरी पर टोटल 4000 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा। पुराने मशीनरी का 3000 प्लस नए मशीनरी का 1000, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 4000। ये क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट 11 भी कंप्लीट हुआ एंड उसी के साथ साथ वी आर डन विद ऑल द एडजस्टमेंट। अब बस मुझे करना क्या है कि जो 7 हमें एक्सपेंसेस मिले हैं एज पर द एडजस्टमेंट, इन खर्चों को ऐड करके इनका टोटल आउटर कॉलम में लेके जाना है। तो फर्स्ट आइटम बैड डेप्ट से वहां से लेके डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी तक सारी वैल्यूज को ऐड करो, आपको टोटल आउटर कॉलम में मिल रहा है एज 41,000 रुपीज। कितना मिल रहा है? 41,000 रुपीज। एग्जैक्टली सारे खर्चों का टोटल आ रहा है 41,000। तो मुझे अब तक क्या क्या मिला? तो मुझे अब तक मिला प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व करके 1100 इनकम के कैलकुलेट किए, बचे हुए एडजस्टमेंट सॉल्व करके 41,000 एक्सपेंसेस मिला। अब मुझे फाइनल आंसर कैसे मिलेगा? तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा सिंपल प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 33,500, उसमें मैं ऐड करूंगा 1,100 एज इनकम्स एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर एंड उससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 41,000 एज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो 33,500 प्लस 1,100 माइनस 41,000 आपका आंसर चला जाएगा एज नेगेटिव। कितना आएगा आपका आंसर? नेगेटिव 6,400। मैं नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूं, नेगेटिव आंसर आ रहा है क्योंकि यहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, प्रॉफिट कम है, तो आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव 6,400। नेगेटिव 6,400 लिखने की जगह मैं उसको लिख रहा हूं एज नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। नेगेटिव 6,400 इज नथिंग बट आर नेट लॉस। तो यहां पर हमें नेट लॉस मिल रहा है रुपीज 6,400। इस क्वेश्चन को फिर से 2 से 3 बार रिवाइज करो, इसमें लगभग सारे पॉइंट्स कवर हो गए जो सिंगल एंट्री में आ सकते हैं। तो इसे कम से कम 2 से 3 बार फिर से रिवाइज करो। इसी के साथ हमारा सिंगल एंट्री चैप्टर कंप्लीट हुआ। वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो अपने अपने टेक्स्ट बुक में एंड इसे कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करो। तो अगर आपको एग्जाम से पहले सिंगल एंट्री रिवाइज करना है तो बस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करो, आपका रिवीजन ऑफ सिंगल एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स इन द सिंगल क्वेश्चन, राइट? तो कीप ऑन रिवाइजिंग। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।